नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज क्लास लाइव होनी थी लेकिन लाइव नहीं हो पाई। वाईफाई का इशू थोड़ा सा आ रहा है, इस वजह से नहीं हो पा रही चीज़ें। कल भी क्लास जो आपको मिलेगी वो रिकॉर्डेड नहीं मिलेगी, वो मिलेगी लाइव नहीं मिलेगी, रिकॉर्डेड मिलेगी, लेकिन सुबह 9 बजे ही मिलेगी। आज की क्लास आपको लेट में मिल रही है क्योंकि वाईफाई नहीं चल रहा था। अभी ये रिकॉर्डेड क्लास है। कल जो क्लास मिलेगी आपको वो भी रिकॉर्डेड होगी, लेकिन समय उसका रहेगा 9 बजे ही। ठीक है, परसों की क्लास शायद नहीं हो पाएगी क्योंकि ऑफिशियल काम जैसे मैं घर जा रहा हूं। ठीक है, तो परसों क्लास नहीं होगी, नरसों फिर होगी अपने दिन अगले दिन। ठीक, चलिए आइए सीधे आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज क्या कुछ चीजें हैं, लेकिन उसके पहले एचयू का बैच हमारा चलता है। एचयू की टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो गई है, आप इसको परचेस कर सकते हैं। एचयू की टेस्ट सीरीज जो है अपने आप में अगर आप देखेंगे तो 7625 प्रश्नों के माध्यम से इसको कराया जाता है। ठीक है, तो ये आप इसको कर सकते हैं। ठीक, चलिए इसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर यहां पर मेंशन किया गया है, आप चाहें तो किसी भी नंबर पे संपर्क करके आप सीधे जो है ज्वाइन कर सकते हैं बैच। आइए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला न्यूज है वो है माहे श्रेणी के पनडुब्बी रोधी युद्धपोत मालवन का भारतीय नौसेना में प्रवेश। यह भी न्यूज है दरअसल। तो आप जानते होंगे कि भारतीय नौसेना की तटीय और उथले जल, ठीक है, यानी कि शैलो वाटर्स में युद्धक क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में दरअसल क्या हुआ है कि 22 जुलाई 2026 को एक महत्वपूर्ण जो है एक कदम बढ़ने जा रहा है भारतीय नौसेना के क्षेत्र में। यानी कि भारतीय नौसेना के माहे जो श्रेणी होता है, उस माहे श्रेणी के अंतर्गत पनडुब्बी रोधी उथले जल के युद्धपोत एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट, ठीक है, ये चर्चा में जो है, ये बेसिकली जो है इस श्रृंखला के दूसरे जहाज मालवन जो है ना, इस मालवन को औपचारिक रूप से अपने बेड़े में शामिल करने का गौरवशाली जो है समारोह आयोजित होने जा रहा है। कब? 22 जुलाई को, अर्थात कल के दिन। ठीक है, ये एक बड़ी अच्छी चीज है जो आप ध्यान से समझेंगे इसको। इसका नाम आपको याद रखना। ठीक, अगर हम बात करते हैं कि दरअसल इसका निर्माण किसने किया है मालवन का, कई बार आपकी परीक्षा में प्रश्न यहां से बनता है। तो मालवन का जो निर्माण है बेसिकली अगर आप देखेंगे तो कोच्चि स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। बाकी इसमें खास बात इसकी यह है कि इसमें इस युद्धपोत में लगभग जो 80% तक का जो भाग है इसका अपने आप में, वो बेसिकली आप देखेंगे तो स्वदेशी रक्षा सामग्री और उपकरणों से ये अपने आप में निर्मित है। तो ये खास बात है जो भारत की बढ़ती हुई क्षमता को दर्शाता है। रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत विजन के तहत यह पोत विदेशी आयात पर निर्भरता को कम करने और घरेलू रक्षा आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने की दिशा में भारत की तकनीकी क्षमता को प्रदर्शित करता है अपने आप पे। ठीक है, बाकी इसमें कई सारी इसके जो है मल्टी रोल हैं इसके, जैसे कि आप आकार में छोटा है अपने आप पे, ठीक है, और इसके बावजूद यह जो है युद्धपोत अत्याधुनिक हथियारों, सेंसर और पनडुब्बी रोधी उपकरणों से लैस माना जाता है अपने आप में। उच्च गतिशीलता और सटीक परिचालन है इसका। सहनशक्ति की अगर बात करते हैं तो यह पोत लंबे समय तक समुद्र में तैनात रह करके निरंतर गश्त और निगरानी करने में सक्षम है अपने आप पे। इसकी बहुत सारी खूबियां जो यहाँ पर लिखी हुई हैं। ठीक है, ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। बाकी आप जानते होंगे कि भारतीय नौसेना के लिए अपने आप एक स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस होती है हमारे समुद्री सीमाओं को लेकर के। अगर आप बात करते हैं तो हमारे जो भारत की जो विशाल तटीय रेखा है, अपने क्षेत्र है, वो कितना है? 7516। नहीं, ये गलत है, ये पहले था बेटा, है ना, ये गलत है। अभी जो लेटेस्ट डेटा आया है उसके अनुसार जो भारत के तटीय क्षेत्र की जो लंबाई है तटीय क्षेत्र की, वो कितनी है? 11,098.81 किमी। ये फिलहाल लेटेस्ट डेटा आया है और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको नोट डाउन प्लीज तुरंत कर लीजिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसमें सबसे लंबी और सबसे छोटी तटीय रेखा किसकी है, यह भी मैं आपको लगे हाथ बता देता हूं, क्योंकि यह भी आपके लिए क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसमें अगर आप देखोगे तो सबसे जो बड़ी जो तटीय क्षेत्र रेखा है अपने आप में गुजरात की है। किसकी है? नंबर 1 पर गुजरात है। सबसे ज्यादा जो तटीय रेखा लंबाई इसकी है गुजरात की, इसमें है 2340.662 किमी। ठीक है, सेकंड नंबर पे आपका तमिलनाडु आएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट है। सेकंड पे तमिलनाडु आएगा। तमिलनाडु का कितना है? तमिलनाडु का है 1068। ठीक है, 1068 आपका कितना है? 69 किलोमीटर, 69 किलोमीटर। ठीक है, फिर थर्ड पे क्या आ जाएगा आपका? थर्ड पे आ जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, क्या आ जाएगा? आंध्र प्रदेश। ये आपके जो घर में बहुत सारे प्रश्न बनता है, आंध्र प्रदेश की कितनी है? ये है आपका जो है 1053। कितना? 1053.8
07 किलोमीटर, ठीक है, 1053 है ये, ठीक है। और सबसे छोटी जो तटीय रेखा हो जाती है, सबसे छोटी ये है 3, सबसे बड़े, सबसे लंबी, यह सबसे लंबी तटीय रेखा, ठीक है, ये 3 हो गया अपने आप में। और सबसे छोटी अगर बात करें, सबसे छोटी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है, सबसे छोटी तटीय रेखा, तो उसमें क्या है, उसमें जो सबसे लास्ट में है वो कौन सा है, वो है आपका पुदुचेरी। क्या है, पुदुचेरी, ठीक है, क्या है आपका, पुदुचेरी है अपने यहाँ पे। इसकी जो तटीय रेखा की लंबाई है वो कितना है बाबू, वो है 42.65 किलोमीटर, 42.65 किमी, ठीक है। ये आप याद कीजिएगा। अब टोटल अगर मिलाएंगे तो इसमें जो है आपका गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश हो गया, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, गोवा, दमन एवं द्वीप, अंडमान एवं निकोबार, फिर लक्षद्वीप, फिर पुदुचेरी। तो इनको कुल मिला करके जो डेटा बन रहा है वो यही बन रहा है, कितना, 11,098.81 है ना, 81 किलोमीटर, ठीक है। ये जो अगर आप देखेंगे तो ये टोटल जो है ये अपने आप में लंबाई बैठती है, ठीक है। तो ये आप इसको ध्यान रखिएगा। पहले 7,516 था, क्योंकि पुराने आंकड़े भी, ये मैं स्टेटस अपने व्हाट्सएप पे लगा दूंगा, आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। ये आप तैयार कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए, तो इतनी बड़ी तटीय रेखा जो हमारी है, इसकी सुरक्षा करना, ठीक है, इस पर निगरानी करना, गश्त करना अपने आप पे बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इस क्षेत्र में मालवन जो अभी नौसेना में शामिल किया जा रहा है, वो भारत के स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा, ठीक है। वही सारी बातें यहां पे इसमें लिखी गई हैं इसके बारे में, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। अब आप बताइए कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा। प्रश्न है कि भारतीय नौसेना में शामिल होने जा रहे मालवन युद्धपोत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, यह माहे श्रेणी का पनडुब्बी रोधी उथले जल का युद्धपोत है, ठीक है। इसका निर्माण मझगांव डॉक से बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है, ठीक है। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है, ठीक है। तो अब इसमें उत्तर आप देखेंगे तो मझगांव से बिल्डर्स लिमिटेड ने इसका निर्माण नहीं किया है, तो ये रॉन्ग है आपका। ये सही है आपका पहला, और आपका तीसरा सही है, तो 1 और 3 हो जाएगा सही। अब 1 और 3 विकल्प में कहां पर है, तो यहां पर है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं, आसान है। चलिए, मिशन आगमन और विक्रम फर्स्ट भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र का एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है, यानी कि हमारे स्पेस जो है, जो हमारा फील्ड है, उसमें एक नया युग का शुरुआत हो रहा है, यानी कि देश का पहला, ध्यान सुनिएगा, क्या, देश का पहला निजी रूप से, ठीक है, विकसित ऑर्बिटल क्लास रॉकेट, क्या नाम है इसका, विक्रम फर्स्ट, अपनी पहली ऐतिहासिक परीक्षण उड़ान के लिए तैयार है। और इस ऐतिहासिक मिशन को मिशन आगमन का नाम दिया गया है। आपके एग्जाम में सीधे प्रश्न पूछ लेगा कि बताइए मिशन आगमन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो आप बता दीजिएगा कि सर ये देश का पहला है जो निजी रूप से विकसित या अपने आप में ऑर्बिटल क्लास रॉकेट विक्रम फर्स्ट है, जो कि अपनी पहली उड़ान के लिए तैयार था अपने आप में, ठीक है। भारत में निजी अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि प्राइवेट स्पेस इकोसिस्टम को बढ़ावा देने की दिशा में यह प्रक्षेपण अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह प्रक्षेपण दरअसल आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से निर्धारित किया गया है। कई बार पूछा था, जब भी किसी रॉकेट का, किसी उपग्रह का लॉन्च होता है कोई, तो वो कहां से लॉन्च किया गया, ऐसा प्रश्न बनता है आपके एग्जाम में। तो ये आपको नाम याद रखना कि भैया विक्रम फर्स्ट जो है, इसको आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, यहां से इसको क्या किया गया, इसको प्रक्षेपित किया गया। तो ऐसी चीजें याद रखिएगा। अलग अलग जो हमारे रिसर्च सेंटर होते हैं, जैसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हो गया, ठीक है, या बाकी जो हमारे अलग अलग जो प्रक्षेपण यान को जो भेजने जाने वाले जो सेंटर हैं, उनके बारे में कई बार पूछा जाता है। इसके अलावा मैंने कई बार कहा है कि जो अलग अलग देशों की जो अंतरिक्ष एजेंसियां होती हैं, उनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। जैसे नासा हो गया अपने आप पे, आपका इसरो हो गया, चीन की कौन सी एजेंसी है, रूस की क्या नाम है उसका, तो कई बार नामों पर प्रश्न भी पूछा जाता है, आप इसको रेडी कर लीजिएगा, राइट। चलिए, विकास, इसका निर्माण किसने किया है, तो अगर आप देखेंगे तो विक्रम फर्स्ट का निर्माण और डिजाइन हैदराबाद स्थित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस को द्वारा किया गया है। यह नाम भी आपको क्या करना है बाबू, याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब थोड़ा सा अगर हम इसके थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं, ठीक है, तो इसके पूर्व यानी कि अभी जो विक्रम फर्स्ट आ रहा है, इसके पहले नवंबर 2022 में, ठीक है, नवंबर 2022 में स्काईरूट एरोस्पेस ने अपने उपकक्षीय अर्थात सब ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम एस का सफल प्रक्षेपण
प्रक्षेपण कर भारत का पहला निजी रॉकेट डेवलपर बनाने का गौरव भी प्राप्त किया था। ठीक है, ये इसकी हिस्ट्री है। और मिशन आगमन के तहत विक्रम फर्स्ट का प्रक्षेपण कंपनी का पहला ऑर्बिटल कक्षीय निर्माण है अपने आप पे। तो ये खास बात है जो आपको क्या करनी है, याद रखनी है। ठीक है, ये आपको बहुत बेहतर है, यानी कि ये उपकक्षीय सब ऑर्बिटल था अपने आप पे, और ये क्या है, पहला ऑर्बिटल मिशन है। दोनों में अंतर है। जो नवंबर 2022 में किया गया था ये सब ऑर्बिटल था अपने आप पे, और ये क्या है अपने आप पे, ये केवल पहला ऑर्बिटल मिशन है अपने आप पे। तो ये दो चीजें आपको यहां पर याद रखनी है। ठीक है, रॉकेट का नामकरण अगर बात करते हैं तो इसका नामकरण भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के सम्मान में रखा गया है। यह मिशन देश के वैज्ञानिक विरासत और आधुनिक तकनीकी नवाचार का एक बड़ा संयोजन माना जाता है। ठीक है, बस क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं। 4 चरणों वाला प्रक्षेपण यान है अपने आप पे, ध्यान रखिएगा, बहुत आवश्यक है भी अपने आप में। तो अगर हम विक्रम फर्स्ट के थोड़ा सा इसके जो टेक्निकल, इसका जो स्पेसिफिकेशंस है, इसका हम इसकी बात करते हैं तो ये 4 चरणों वाला 4 स्टेज का अपने आप ये क्या है, यान है। प्रलोदन की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो इसके प्रारंभिक चरण के ठोस ईंधन यानी कि सॉलिड फ्यूल के द्वारा संचालित होते हैं, जबकि इसके अंतिम चरणों में अत्यधिक उन्नत तरल प्ररोधन यानी कि जो लिक्विड जो प्रोपल्सन होता है और क्रायोजेनिक तकनीक का उपयोग इसमें करने की क्षमता शामिल है। इसे उपग्रहों को सटीक कक्षा में स्थापित करने में मदद करती है। तो ये इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आप इसको पढ़ सकते हैं। पेलोड क्षमता, इसके बारे में यहां पे लिखा गया है। यह रॉकेट विशेष रूप से छोटे उपग्रहों जो स्मॉल सैटेलाइट होते हैं उनको पृथ्वी की जो लो अर्थ ऑर्बिट होता है उसमें तेजी से और मांग के अकॉर्डिंग यानी कि ऑन डिमांड स्थापित करने की क्षमता जो है इसमें रखी गई है। ठीक है, अत्याधुनिक निर्माण सामग्री का इसमें भी उपयोग किया गया। ये सारी चीजें यहां पर आपके सामने लिखी हुई हैं इसके बारे में, तो आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं। ठीक, चलिए, क्या इसका महत्व है? यह महत्व इसका इसलिए है क्योंकि यह मिशन दरअसल यह भारत में पहली बार है जब किसी निजी कंपनी के द्वारा पूरी तरीके से देश के भीतर डिजाइन और निर्मित ऑर्बिटल क्लास रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजा जा रहा है। अब तक यह एकाधिकार केवल सरकारी संस्थाओं जैसे कि इसरो के पास था, लेकिन अब यह पहली बार हो रहा है कि इसमें जो हैदराबाद की जो कंपनी है वो इसने इसमें इंटरेस्ट लिया और उसने जो है इस प्रकार की चीजों को बनाने का प्रयास किया। तो ये अपने आप पे हमारे लिए बहुत बेहतर चीज है अपने आप पे। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बाकी इसके बारे में बहुत सारी पॉइंट लिखे हैं, आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं, छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए अब आप बताइए कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा। बेसिकली मिशन आगमन के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, इसको टिक लगा लीजिएगा। इसके पहले वाला भी टॉपिक और ये वाला भी। मिशन आगमन के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत के पहले निजी रूप से विकसित ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम फर्स्ट का पहला परीक्षण मिशन है। ठीक है, दूसरा, इस रॉकेट का विकास भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा किया गया है। आप बताइए इसमें से कथन कौन सा सही हो जाएगा, बताइए। आसान है, कोई कठिन नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका उत्तर मुझे तुरंत बताएंगे। बताइए। इसका विकास इसरो के द्वारा नहीं किया गया है, यह सही लग रहा है मुझे। केवल एक होना चाहिए, ए इज द राइट आंसर, जो मुझे लगता है ना। ठीक है, बिल्कुल। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस और मंडेला नियम शांति समानता और मानवाधिकार का वैश्विक प्रतीक, यह भी चर्चाओं में रहा है। आप जानते होंगे कि हर साल जो है जो 18 जुलाई होती है, 18 जुलाई होती है, इसको ग्लोबल लेवल पर नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है मनाया जाता है। ठीक है, नेल्सन मंडेला कौन थे, क्या थे, आप सभी लोग जानते होंगे, बचपन से भी आप लोग इनके बारे में पढ़े होंगे। ठीक है, यह दिन दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति, रंगभेद विरोधी आंदोलन के महानायक कौन है, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता डॉक्टर नेल्सन मंडेला की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। ठीक है, आप जानते होंगे संयुक्त राष्ट्र महासभा के ने नवंबर 2009 में, कब, नवंबर 2009 में ऑफिशियली जो है इस मिशन की घोषणा की थी। तो कभी पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि बताइए नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस की घोषणा किसके द्वारा और किस वर्ष की गई थी। तो किसके द्वारा, आपके संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा, और किस वर्ष 2009 में जो है यह घोषणा की गई थी। और इसको पहली बार यह दिवस दरअसल 2009 में 18 जुलाई 10 को वह मनाया गया। यानी कि घोषणा इसकी कब की गई, वर्ष 2009 में, किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। लेकिन इसको सबसे पहले कब मनाया गया, तो सबसे पहले इसको 18 जुलाई 2010 को मनाया गया, यानी कि अगले साल मनाया गया। ठीक है, तो यह भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। यह दिवस दरअसल मानवता, शांति, मानवाधिकार के बारे में, सामाजिक न्याय के बारे में लोगों को जागरूक करने का प्रयास करता है और अपने जो उनके आजीवन संघर्ष थे उन संघर्षों को लोगों को बताने का प्रयास करता है। ठीक है, हाँ, अब इस बार की कुछ थीम भी है
वो भी आपके एग्जाम में जरूरी है। अलग अलग दिवस की थीम आप एग्जाम में खूब पूछाता है। पीसीएस का ये फेवरेट टॉपिक है अपने आप में, जहां पे थीम खूब पूछता है। खास करके जो पर्यावरणीय दिवस होते हैं ना, जो पर्यावरणीय दिवस होते हैं, पर्यावरणीय दिवस, ठीक है, उन पर्यावरणीय दिवस की तो थीम बहुत पूछी जाती है एग्जाम में। चाहे वो आपका ओजोन दिवस हो, चाहे आपका विश्व पर्यावरण दिवस हो, चाहे आपका पृथ्वी दिवस हो, चाहे जल दिवस हो, इन सबके थीम बहुत पूछता है। और ऐसे जो हमारे जयंती आदि होते हैं उन पर भी प्रश्न बनता है। तो अगर हम इस बार की थीम की बात करते हैं तो थीम क्या है? इस बार की थीम है यह अभी भी हमारे हाथों में है, इट इज स्टिल ऑन आवर हैंड्स। ठीक है, ये इस बार की थीम है। तो अब आप इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक, चलिए बाकी 2015 में संयुक्त राष्ट्र ने इस दिवस के महत्व दायरे का व्यापक विस्तार किया और इसके तहत मानवीय दृष्टिकोणों को जेलों के भीतर तक ले जाने का प्रयास किया। यानी कि कैदियों के कुछ अधिकार हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2015 में कैदियों के उपचार के लिए संयुक्त राष्ट्र के न्यूनतम मानक नियमों, ठीक है, को संशोधित किया और नेल्सन मंडेला की विरासत को सम्मान देने के लिए इन्हें नेल्सन मंडेला नियम का नाम दिया गया। क्योंकि कुछ कैदियों के अधिकार हैं जो अधिकार उन्हें मिलने चाहिए, उन अधिकारों को ही दरअसल क्या कहा गया? नेल्सन मंडेला नियम कहा गया। यानी कि इन नियम के अनुसार अब कैदियों के बारे, उनके हितार्थ में काम किया जाएगा। क्योंकि सिंपल सी बात है भाई, वो भी कैदी हैं लेकिन है तो मानव इंसान ही तो हैं। ठीक है, तो वो बातें हैं। ठीक है, इससे क्या हुआ कि इससे जो है जेलों में जो है थोड़ा सा मानवीय इकोसिस्टम जो है डेवलप करने का प्रयास किया गया अपने आप पे। ठीक है, बाकी नेल्सन मंडेला के बारे में आप जानते होंगे, उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में संस्थागत रंगभेद और नस्लीय भेदभाव के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, इसके कारण उन्होंने अपने जीवन के 27 साल जो है उनको जो है अपने जेल में उनको बिताना पड़ा। अधिकांश समय जो है रोबेन द्वीप की जेल में बीता उनका। ठीक है, वर्ष 1994 में, ठीक है, कब? 1994 में दक्षिण अफ्रीका के हुए पहले पूर्ण लोकतांत्रिक और बहुनस्लीय चुनाव में वह देश के पहले अश्वेत राष्ट्रीय चुने गए। उन्हें दक्षिण अफ्रीका में मदीबा अर्थात कबीले का नाम और राष्ट्रपिता के रूप में भी इनको जाना जाता है। तो एक बड़ा इनका ऐतिहासिक स्थान रहा है। 1993 में उन्हें शांति और लोकतंत्र की स्थापना के लिए नोबेल पुरस्कार भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा भारत सरकार ने वर्ष 1990 में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान अर्थात भारत रत्न से भी इनको नवाजा था। वह यह सम्मान पाने वाले पहले गैर भारतीय नागरिक थे अपने आप में। क्या थे? पहले गैर भारतीय नागरिक थे। ठीक है, और खान अब्दुल गफ्फार खान के बाद दूसरे विदेशी भी थे अपने आप पे। तो ये बड़ी बात है जो आपको यहां पर ध्यान रखना है। ऐसे कई सारे फैक्ट आपको मिसलिनियस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अब आप बताइए, कई बार ऐसे महत्वपूर्ण महापुरुषों के बारे में शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आ सकता है। आपके पीसीएस के एग्जाम में आता है। पीसीएस में तो जैसे अभी आपका आरओ का एग्जाम में इसका शायद बदल जाए पैटर्न, तो उसमें भी ऐसे प्रश्न आपके आ सकते हैं। बीओ में भी ऐसे प्रश्न तो आते हैं। तो ये सब आप इसको स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, पढ़ लिया करिए। नेल्सन मंडेला को दिए गए सम्मानों में के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? अब आप बताइएगा इसको। ठीक है, फटाफट आंसर दीजिए। इसका जो उत्तर मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर क्या, कौन सा? पहले एक बार पढ़ लीजिए आप ना, ताकि आपको मजा आ जाए पढ़ने में। मेरे अकॉर्डिंग तो इसका उत्तर बी होना चाहिए, है ना। अब आप बताइए क्या हो जाएगा इसका उत्तर, देखते हैं। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, यही बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, जांजीबार के राष्ट्रपति की भारत यात्रा और आईआईटी मद्रास जांजीबार परिसर के 2 वर्ष अपने आप में। तंजानिया के स्वायत्त क्षेत्र जांजीबार के राष्ट्रपति डॉक्टर हुसैन अली मेमनई, ठीक है, भारत की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे हैं। ठीक है, और ये भारत और पूर्वी अफ्रीका देशों के बीच में एक अपने आप में स्ट्रैटेजिक, कल्चरल और विशेष रूप से अपने आप में एजुकेशनल रिलेशनशिप को बढ़ाने के लिए एक कदम के रूप में हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, फॉरेन मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग यह दौरा भारत अफ्रीका सहयोग के लिए एक अध्याय को रेखांकित करता है, अर्थात इसकी इंपॉर्टेंस को बताता है अपने आप पे। ठीक है, और अगर हम आईआईटी मद्रास जांजीबार परिसर की बात करते हैं तो यह पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर अपने आप में आप जानते होंगे। यानी कि आईआईटी मद्रास का जांजीबार परिसर किसी भी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अर्थात आईआईटी का पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर है। शायद आप नहीं जानते होंगे, जान लीजिए, ये आपके लिए क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस परिसर की स्थापना, ये जो पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर है अपने आप, इसकी स्थापना 2023 में, अक्टूबर 2023 में की गई थी। वर्तमान में इस परिसर ने सफलतापूर्वक 2 साल अपने क्या कर लिए हैं, पूरे कर लिए। यानी कि 2 साल हो गया पूरे किसको, जो आपका ये अंतरराष्ट्रीय संस्थान है आईआईटी मद्रास के अंतर्गत आता है, जो ठीक है, जो इसके सुचारू संचालन के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी को निभा रहा है। ठीक, इसका 63वां दीक्षांत समारोह की हम बात करते हैं तो
राष्ट्रपति मनई ने चेन्नई में आईआईटी मद्रास के 63वें दीक्षांत समारोह में एक चीफ गेस्ट के रूप में उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया अपने यहाँ पे, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। बाकी ज़ांज़ीबार के बारे में यहां पर कुछ लिखा हुआ कि ज़ांज़ीबार दरअसल पूर्वी अफ्रीका में हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप समूह है जो तंजानिया का एक अर्ध स्वायत्त यानी कि सेमी ऑटोनोमस हिस्सा है अपने आप पे। इसके दो मुख्य द्वीप शामिल है, एक है पेम्बा और दूसरा क्या है, उंगुजा। उंगुजा को मुख्य रूप से ज़ांज़ीबार द्वीप कहा जाता है अपने यहाँ पे। ये फैक्ट आप नहीं जानते होंगे, किताब में जल्दी मिलेगा नहीं, मैं आपको यहां पर बता देता हूं, ठीक है। पॉलिटिकल अगर कंडीशन की बात करते हैं तो तंजानिया का हिस्सा होने के बावजूद ज़ांज़ीबार की अपनी एक अलग सरकार, राष्ट्रपति और संसद है जो इसके आंतरिक मामलों का प्रबंधन करती है। डॉक्टर हुसैन अली मेमनई इसके वर्तमान क्या है, राष्ट्रपति हैं अपने यहाँ पे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये इंटरेस्टिंग चीज भी आपकी जो आपको समझना है। अब ये कभी जल्दी पढ़ोगे नहीं तो ये पूरा देखिए, बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको टिक करिए ज़ांज़ीबार के बारे में, है ना। ये बहुत अच्छा चीज है अपने यहाँ पे, यानी कि ये है तो ज़ांज़ीबार अपने यहाँ पे तंजानिया का हिस्सा, लेकिन इसके बाद भी यहां पर अपना एक राष्ट्रपति और अपनी पार्लियामेंट है अपने यहाँ पे, जो कि अपने आंतरिक मामलों की जो है वो करती है, काम करती है उस पर। चलिए, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व, इसकी राजधानी ज़ांज़ीबार सिटी है और इसका ऐतिहासिक केंद्र स्टोन टाउन है जो कि यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी शामिल किया गया है, ठीक है। चलिए, ज़ांज़ीबार को दरअसल स्पाइस आइसलैंड के नाम, स्पाइस आइसलैंड अर्थात मसालों का द्वीप भी कहा जाता है। अब ये फैक्ट भी आप एग्जाम पूछ लेगा, ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है अपने आप पे, पूछ लेगा कि बताइए निम्न में से किसको स्पाइस आइसलैंड के रूप में जानते हैं। अब आपको अरे बाप रे बाप, महेश वड़वाल में नहीं है, परीक्षा वाड़ी में नहीं है, माजिद हुसैन में नहीं है, सविंदर सिंह में नहीं है, खुल्लर में नहीं है, जिसी लियोंग में नहीं है, काहे में है भाई, तो यहाँ है जहां पर आप नहीं पढ़ते हैं। नहीं तो गोल गोल आप जीवन आपका गोलगप्पा हो जाता है जब आप नहीं पढ़ते हैं। क्या कीजिएगा, पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, प्लीज आप लोग स्टडी किया करिए। ऐसे जब आप करंट को पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा, है ना। तो इसी को हम क्या कहते हैं, स्पाइस आइसलैंड के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहां पर लौंग, जायफल, दालचीनी, काली मिर्च के वैश्विक उत्पादन के लिए बड़ा फेमस है अपने यहाँ पे, ठीक है। चलिए आइए, बाकी ज़ांज़ीबार और भारत के संबंध अपने आप पे बड़े मजबूत हो रहे हैं। इसी संदर्भ में राष्ट्रपति जी यहां पर आए हुए थे और कई सारे बातों पर डिस्कस किया गया। ये आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब आप बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। ज़ांज़ीबार द्वीप समूह की भौगोलिक और रणनीतिक स्थिति के संबंध में कौन सा कथन सही है, आपके सामने यहां पर विकल्प दिया गया है। या पश्चिम अफ्रीका में अटलांटिक महासागर में स्थित एक स्वतंत्र देश है, या पूर्वी अफ्रीका में हिंद महासागर में स्थित एक तंजानिया का एक अस्वायत्त क्षेत्र है, या भूमध्य सागर में स्थित एक द्वीप है जो मिस्र के प्रशासनिक नियंत्रण में है, यह दक्षिण अफ्रीका का एक पूर्ण विकसित प्रांत है। बताइए क्या हो जाएगा इसका उत्तर, बताइए। ये सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ ऐसा नहीं है कि जो बहुत कठिन है जो आप ना बता पाए, है ना। बी इज द राइट आंसर, क्या बी हो जाएगा। बी का मतलब क्या हो जाएगा, बी का मतलब है कि यह दरअसल पश्चिम अफ्रीका में अटलांटिक महासागर में स्थित एक क्या है, स्वतंत्र देश के रूप में हम इसको जानते हैं, ठीक। चलिए आइए, पनामा के विदेश मंत्री की भारत यात्रा और भारत पनामा द्विपक्षीय संबंध। अभी पनामा के प्रेसिडेंट जी यहां पर आए हुए थे और इनके बारे में ही आप 2-4 पॉइंट जान लीजिए, क्योंकि यहां से प्रश्न भी आपके सामने पूछा सकता है। मध्य अमेरिकी देश कौन सा है, पनामा, ठीक है। पनामा के जो विदेश मंत्री हैं अपने आप पे, ठीक है, जेवियर एडुआर्डो, क्या जेवियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज, ठीक है, भारत के 5 जो है दिनों की ऑफिशियल टूर पे यहां पर आए हुए थे, ठीक है। भारत और लैटिन अमेरिका तथा कैरेबियाई क्षेत्र के बीच आर्थिक, रणनीतिक और व्यापारिक संबंधों को एक नया आयाम देने की दिशा में ये यात्रा उनके लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण है, हमारे लिए और उनके लिए भी, ठीक है। और इसमें जो है जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी, उन्होंने इनके साथ में बैठ करके एक मुलाकात की है और कई सारे मुद्दों पर चर्चा की है। ये फोटो गलत लगी हुई भाई साहब, ठीक है, इसको आप हटा दीजिएगा। चलिए, इससे क्या होगा, इससे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ होने वाली बैठक में दोनों देशों के बीच में व्यापार घाटे को कम करने, निवेश आदि को बढ़ाने के लिए बातचीत की गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने इनके साथ में हैदराबाद हाउस में होने वाली वार्ता में बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समुद्र सुरक्षा हो गया, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला हो गया, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र हो गया, इसमें द्विपक्षीय समझौते को मजबूत करने पर विशेष बल दिया है। बस यही ध्यान रखिएगा। बाकी पनामा के बारे में कुछ फैक्ट पढ़ लीजिए। पनामा क्या है अपने यहाँ पे, पनामा मध्य अमेरिका में स्थित एक रणनीतिक देश है। पूछ लेगा भाई बताइए कहां पर इसका लोकेशन है, तो आप बताइएगा,
ठीक है। ये उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीपों को आपस में जोड़ने वाला एक जल डमरू मध्य पर भी स्थित है, और ये हो जाएगा फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट। मैप लगाना भूल गया, हम माफ कीजिएगा इसके लिए, ठीक है। इसकी सीमाओं की अगर मैं बात करता हूं, पूर्व में कोलंबिया, क्या इसकी सीमाएं पूर्व में कोलंबिया, पश्चिम में कोस्टारिका, उत्तर में कैरेबियन सागर और दक्षिण में प्रशांत महासागर से लगती हैं। इसकी राजधानी पनामा सिटी है अपने आप में, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो आपको विशेष तौर पर क्या करने हैं, ध्यान रखने हैं, ठीक है। पनामा नहर आप जानते होंगे, देश की सबसे बड़ी विशेषता पनामा नहर है। यह एक मानव निर्मित जलमार्ग है जो अटलांटिक महासागर को किससे, प्रशांत महासागर से जोड़ता है। अब यह फैक्ट बहुत बार पूछा गया आप एग्जाम में, बहुत बार। पनामा नहर पर बहुत सारे प्रश्न बने हैं, चूंकि ये अपने आप में आर्टिफिशियल नहर है अपने आप में, और ये अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, जो ग्लोबल ट्रेड का, व्यापार का लगभग 5 से 6% का हिस्सा इसी नहर से होकर गुजरता है, जिससे यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार और जो है शिपिंग के लिए अपने आप एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में हम इसको जानते हैं, पनामा नहर के बारे में, ठीक है। तो ये सब आप यहां पर चीजों को पढ़ लीजिएगा, और ये आपके आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है। पनामा की इकोनॉमी मुख्य रूप से सेवा क्षेत्र अर्थात सर्विस सेक्टर पर डिपेंड है, जिसमें पनामा नहर का संचालन, बैंकिंग, वाणिज्यिक नौवहन पंजीकरण और कोलोन फ्री ट्रेड जोन, ठीक है, अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा मुक्त व्यापार क्षेत्र है, ये इसमें शामिल है। और इसकी आधिकारिक मुद्रा बालाबोआ है, लेकिन यहां अमेरिकी डॉलर का उपयोग व्यापार रूप से लीगल टेंडर के रूप में किया जाता है। तो ये कुछ फैक्ट है जो आपके लिए जानना जरूरी थे। बाकी भारत पनामा संबंधों की अगर बात करते हैं तो भारत ने वर्ष 1973 में अपना दूतावास स्थापित किया था। पनामा में भारतीय मूल के लोगों की भरपूर आबादी लगभग 15,000 के आसपास है, सॉरी माफ कीजिएगा, 15,000 के आसपास जो है भारतीयों की आबादी वहां पर जो है क्या करती है, निवास करती है, ठीक है। तो ये कई सारी बातें जो हमने आपको यहां पर बता दी आपको, बस, ठीक है। अब आप बताइए, हाल ही में भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए विदेश मंत्री जोवियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज किस देश के नागरिक हैं, राजनयिक हैं, माफ कीजिएगा। पनामा के, कोस्टारिका के, कोलंबिया के, वेनेजुएला के, किसके हैं बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बॉस, बताइए। ए इज द राइट आंसर, ठीक, देखते हैं, बिल्कुल सही बात है। चलिए, जनजातीय मंत्रालय ने अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म ट्रीवैक्स लॉन्च किया है, अभी चर्चाओं में है। तो जनजातीय जो कार्य मंत्रालय उन्होंने अपना एक जो है प्लेटफॉर्म क्या है, ट्राइवैक्स, इसको लॉन्च किया है। यह प्लेटफॉर्म जनजातीय कला और पारंपरिक ज्ञान को समर्पित है, और इस पहल के तहत वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के साथ में समझौता ज्ञापन पर साइन किया गया अपने आप पे, ठीक है। यहां संथाली भाषा, जो कि कई बार एग्जाम पूछी जाती है, संथाली भाषा और जनजातीय संग्रहालय प्रबंधन जैसे पीजी डिप्लोमा कोर्स भी इसमें शुरू किए जाएंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट अभी चर्चा में रहा, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। चलिए, अब छोटे छोटे टॉपिक हैं, आसानी से हो जाएगा। बताइए, जनजातीय मंत्रालय ने अपना नया डिजिटल प्लेटफॉर्म ट्राइवैक्स लॉन्च किया है। इसके तहत किस विश्वविद्यालय के साथ यूजीसी मान्यता प्राप्त कोर्स शुरू करने के लिए समझौता किया है? ए वाले ऑप्शन में, बी वाले में, सी वाले में, डी वाले में, कहां पर? आसान, अभी हमने आपको बताया है। इसका जो आंसर हो जाएगा लल्ला, वो क्या हो जाएगा? हो जाएगा आपका बी वाला। बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, सीमा जिला एसपी सम्मेलन 2026 ये क्या है? अभी हाल ही में हमारे जो सहकारिता और जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उन्होंने नई दिल्ली में सीमा जिला एसपी सम्मेलन 2026 की अध्यक्षता की है। इस सम्मेलन में पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल की सीमाओं से लगे जिलों के एसपी जो होते हैं और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी इसमें शामिल हुए हैं। बैठक में मुख्य रूप से सीमा प्रबंधन, अवैध घुसपैठ को रोकने, खुफिया जानकारी साझा करने और सुरक्षा जो चुनौतियां होती हैं अपने आप पे, उस पर एक विस्तृत चर्चा की गई है। तो आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि भाई बताइए, ये जो सीमा जिला एसपी सम्मेलन 2026 है, ये आयोजन कहां पर किया गया है? तो आप कहेंगे सर न्यू दिल्ली में किया गया है। आप पूछेगा कि इसका इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? तो कहेंगे इसका उद्देश्य क्या है कि जो सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं, जो वहां के एसपी हैं, उनको बुला करके बैठक की गई। किस बात पर? कि हमारी जो सीमा जो है, जो लगी हुई है अलग अलग देशों के साथ में, उनके जो जिले हैं उनमें सुरक्षा अपने आप में मजबूत रहे। पाकिस्तान के आसपास जो जिले हैं उनके एसपी, बांग्लादेश के आसपास के जो जिले हैं सीमा लगती हैं, नेपाल के आसपास, तो उनके जिलों के एसपी को बुलाया गया। से नेपाल के साथ में हमारी बहराइच की सीमा लगती है, तो बहराइच के एसपी भी इसमें शामिल हुए होंगे। नेपाल के कई जिलों के साथ में, जैसे पीलीभीत वगैरह हो गया, तो इनके एसपी को बुला करके इनके साथ में बैठक की गई। भैया देखो, शांति सुरक्षा बनाए रखिए और आपसी
जो खुफिया जानकारी वो आप साझा करते रहिए, ठीक है। चलिए, न्यू दिल्ली में आयोजित सीमा जिला एसपी सम्मेलन 2026 में मुख्य रूप से किन देशों की सीमाओं के से लगे जिलों के पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया? इसमें नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार। क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया था डी, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल जिलों के, मतलब नेपाल इन तीनों देशों के आसपास के जो जिले होते हैं उनके एसपी के साथ, यानी कि डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस, भाई साहब ये भी चर्चा में रहा है। 9 जुलाई को दरअसल क्या होता है, राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन 1949 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी की स्थापना की याद मनाया जाता है। हो सकता है कि आप में से कोई एबीवीपी का अध्यक्ष कल को बन जाए, या हो आप में से, या आप एबीवीपी के सदस्य भी हो अपने आप पे। विश्वविद्यालय के स्तर पर यह संगठन काम करता है, अपने पे अच्छा काम करता है। पॉलिटिकल, वैसे तो नॉन पॉलिटिकल ये है अपने आप में, जैसे केंद्र के लिए एनएसयूआई आपने सुना होगा, एनएसयूआई अपने आप में कांग्रेस की जो है एक संस्था के रूप में इसको जानते हैं। एबीवीपी बीजेपी के रूप में हम इसको जानते हैं, बीजेपी की पार्टी के रूप में जानते हैं। मतलब कि वैसे तो ये राजनीतिक नहीं है अपने आप पे, है ना। ये एबीवीपी अपने आप एक सोशल विद्यार्थी के हितों में काम करने वाली संस्था है, लेकिन कहा जाता है कि ये बीजेपी के लिए काम करती है, ऐसा लोग बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार से एनएसयूआई जो अपने आप पे वो कांग्रेस के लिए काम करती है, आप जानते होंगे, ठीक है। लेकिन ये अच्छा काम करते हैं, है ना, बच्चों के हितों के लिए बहुत अच्छे अच्छे कदम उठाते हैं, अपने आप पे सामाजिक कार्य करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, अब कुछ लगे सर बीजेपी के हैं अरे भाई साहब, चलिए भारत में किस संगठन की स्थापना के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 9 जुलाई को राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है? कौन सा संगठन है? भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ एनएसयूआई, जिसके बारे में आपसे बात कर रहा था, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी, छात्र युवा संघ समिति सीवाईएसएस, या ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन एआईएसएफ। क्या हो जाएगा? बहुत ही महत्वपूर्ण है अपने आप में, आप इसको बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बी इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए, अब आपके लिए ये आज का कंठस्थ हमारा हो गया। अब आज आपकी छोटा सा प्रश्न है, आप इसका उत्तर हमें दे सकते हैं, आपके ऊपर है, ठीक है। बाकी यहां पर हमारे बहुत सारे कोर्स चलते हैं। सबसे अच्छा कोर्स अभी हमारी HEO की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई है, जो कि यहां पर लिखी हुई है। 7625 प्रश्नों के माध्यम से पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड के सारे टॉपिक को कवर करते हुए टेस्ट सीरीज स्टार्ट की गई है। बहुत बेहतर लाजवाब टेस्ट सीरीज है और आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप एग्जाम के लिए क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। अगर डायरेक्टली मुझसे बातचीत करनी होगी तो आप इस नंबर पे 860 वाले पर सीधे कॉल मैसेज मुझे कर लीजिएगा, ठीक है। और बाकी हमारे अलग अलग कोर्सेज यहां पर चलाए गए हैं, आप इनमें से किसी भी कोर्स को आप जो है यहां पर परचेज कर सकते हैं। इसके लिए भी आप इन दिए गए नंबरों पर जो यहां पर मेंशन किए गए उनमें आप व्हाट्सअप, उस कोर्स का नाम लिख करके आप व्हाट्सअप कीजिएगा या कॉल कीजिएगा, आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।